ओ ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से नहीं निकलता, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी करता है तो डिमोनिक कर्स उसे जान से मार डालेगा। और दूसरी तरफ सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि एक छोटा बच्चा पूरी रात अकेले बाहर कैसे सर्वाइव कर गया। कोई भी इस बात को नहीं जानता कि वो बच्चा जिस जगह से आया वो जगह हेल से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक है, जहाँ पर सिर्फ ऐसे ही डेमी गॉड्स रहा करते थे जो कि फ्यूचर में एम्परर लेवल गॉड्स बनने के लिए डेस्टिन्ड हो। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमारे हीरो किन्मू की पावर्स को सील करके उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया गया। तो चलो फिर किन्मू की इस मिस्ट्रीज और सस्पेंस से भरी हुई कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक मासूम बच्चे से हुई जो कि पानी में बहता हुआ रो रहा था, लेकिन कोई भी इस मासूम बच्चे की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं आता। नेक्स्ट डे ये बच्चा डिसेबल विलेज के कुछ एल्डर्स को मिल जाता है जो कि रात भर इस बच्चे के रोने की आवाजें सुन रहे थे। इसलिए वो लोग आपस में हैरान होते हुए यही बातें कर रहे थे कि आखिर कोई भी इंसान डाजू कॉन्टिनेंट के डार्कनेस में सर्वाइव कैसे कर सकता है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, कहीं ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं। लेकिन फिर इन एल्डर्स को इस बच्चे के गले में एक लॉकेट दिखाई दिया, जिसे देखकर ये समझ गए थे कि जरूर इसी लॉकेट ने इस बच्चे की जान बचाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एल्डर इस बात की खिलाफ वर्जी कर रहे थे कि हम इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते, हम सबके सब हथियार हैं, हमने आज तक किसी बच्चे को नहीं पाला और वैसे भी डाजू कॉन्टिनेंट में खुद को सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हम भला एक बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। इसलिए वो इस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहते थे, जबकि साथ ही साथ ये बच्चा कब से रोई जा रहा है। इसे चुप कराने का रास्ता भी लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए वहीं पर मौजूद एक एल्डर कहता है कि क्यों न हम इसे पॉइजन दे दे, उसकी वजह से ये कुछ देर खामोश हो जाएगा। जब ये खामोश हो जाए तो हम इसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ जब ये सबके सब इसी तरह क्यूट पटान प्लानिंग कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर लेडी आ जाती है। उसका नाम ग्रैनी सीता, जो कि फौरन इस बच्चे को लेते हुए कहती है कि नहीं, तुम इस बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी। वैसे भी मेरे पास एक गाय है जिसका दूध पिलाकर ये बच्चा आराम से बड़ा हो जाएगा। यकीनन विलेज चीफ को भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस पर विलेज चीफ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हम सबके सब तो डिसेबल है, ये वाकई में काफी अलग होगा कि हमारे विलेज में एक हेल्थी बच्चा हो, हम इस बच्चे को जरूर पालेंगे। और चूंकि विलेज चीफ ने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया था, इसलिए बाकी के एल्डर्स भी इसी बात पर एग्री हो गए। ये सब लोग इस क्यूट से बच्चे को किन्मू का नाम देते हैं, जबकि इस बच्चे को भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया। ये सब लोग ये विलेज में एक न्यू मेंबर के आने पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डीमन जैसी दिखने वाली औरत यहाँ किन्मू पर हमला करने वाली थी। लेकिन ग्रैनी सी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि सुई धागे का इस्तेमाल करती उस डिमोनिक लेडी को वहीं पर बांध देती है। असल में दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजें अजीब और गरीब लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा भरोसा रखो, जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को सब कुछ समझ आने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद हर एक मिस्टीरियस चीज के पीछे कोई न कोई बड़ा सा रीजन है। जैसे कि इस विलेज में ये सारे के सारे एल्डर्स इतने जरा अजीब और गरीब क्यों है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, या फिर किसी की आंखें नहीं, कोई बोल नहीं सकता तो कोई कुछ जरा ही बूढ़ा है। असल में इन सब लोगों के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल एबिलिटीज थी, लेकिन साथ ही साथ ये लोग पास में बेरहम हथियारे भी थे और किसी न किसी रीजन से ही ये लोग इसी डाजू कॉन्टिनेंट पर आए। डाजू कॉन्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक जगह है, जहाँ पर हमारा हीरो किन्मू तो हर बार किस्मत के सहारे ही मुश्किलों से बचता बचाता कैसे तैसे ही बड़ा हो गया। वरना इन एल्डर्स को तो बच्चा पालने आता ही नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन सबके सब एल्डर्स को किन्मू से काफी ज्यादा लगाव हो चुका है। किन्मू जो के बड़ा होने के बाद अभी भी काफी ज्यादा शरारती और लापरवाह था। एक दिन तो उसे हद कर दी, वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए बाहर ही सो गया, जहाँ सोते सोते उस पर रात हो जाती है। लेकिन किस्मत से जब उसने आंखें खोल ली तो वो अपने घर मौजूद था, क्योंकि ग्रैनी सी उसे ढूंढ कर वापस घर ले आई थी। और वो इस वक्त किन्मू पर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रात के अंधेरे में विलेज से बाहर नहीं रुक सकते, मैंने कितनी बार मना किया है। जिस पर किन्मू भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ग्रैनी सी ऐसा नहीं होगा। ग्रैनी सी भी आखिर इस मासूम बच्चे से और कितना ही नाराज रह लेती, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ किन्मू गाय को लेकर विलेज से बाहर जा रहा था। लेकिन जाने से पहले वो चीफ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस विलेज से बाहर रात के अंधेरे में ऐसा है क्या जिससे सब लोग इतना ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर चीफ उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि हमारे इस विलेज के आसपास तुम्हें कुछ स्टैचूज दिखाई देते होंगे, यही स्टैचूज है जो कि हमें उस अंधेरे से प्रोटेक्ट करते हैं। किन्मू तो हैरान होकर उनसे सवाल पर सवाल करते हुए कहता है कि वैसे आखिर ये स्टैचूज आए कहाँ से और ये है क्या। जिस पर विलेज चीफ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, जहाँ पर तुम जितने कम सवाल करोगे उतनी ही देर तक सर्वाइव कर पाओगे। किन्मू भी उनकी बात सुनकर कहता है कि चीफ आप काफी ज्यादा बोरिंग हो, अच्छा मैं गाय को लेकर पहाड़ पर जा रहा हूँ,
जिस पर ग्रैनी सी उससे कहती है कि याद रखना अंधेरे से पहले वापस जरूर आ जाना, जिस पर किन्मू भी हाँ में जवाब देते वहाँ से चला गया। यहाँ ग्रैनी सी तो किन्मू के लिए काफी जरा परेशान दिखाई दे रही थी। वो चीफ से कहती है कि किन्मू इतना जरा बड़ा हो गया लेकिन अभी तक उसने अवेकनिंग का कोई भी साइन शो नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि किन्मू के पास कोई स्पिरिट बॉडी ही नहीं, अगर वो कोई नॉर्मल इंसान निकला तो वो कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और ये किन्मू के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर ऐसा है तो किन्मू इस डाजू कॉन्टिनेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वाइस चीफ यहाँ ग्रैनी सी से कहता है कि तुमने सही कहा, मैं आज से ही चारों स्पिरिट बीस्ट का ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ, जिन्हें पीते ही शायद किन्मू का स्पिरिट बॉडी अवेक हो जाए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्मू पर आ जाता है जो कि पहाड़ी पर अपनी गाय को लेकर आया हुआ था और वो अभी भी अंधेरे के बारे में सोच रहा था कि आखिर उस डार्कनेस में ऐसा है क्या जिससे लोग इतना ज्यादा घबराते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक स्टैचू को देखकर उसकी गाय काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसे फॉलो करते हुए किन्मू रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो गाय किन्मू से ही बातें करने लगी। वो किन्मू से कहती है कि किन्मू प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर किन्मू हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर बात कैसे कर सकती हो। दूसरी तरफ वो गाय लगातार किन्मू से यही कह रही थी कि किन्मू प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। इतने सालों तक मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है, मेरे दूध से ही तुम बड़े हुए, प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर किन्मू से सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा वो तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि आखिर मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी है। जिस पर वो गाय किन्मू से कहती है कि तुम्हें मेरे सर पर एक सिल्वर नीडल दिखाई दे रही होगी, प्लीज उसे मेरे सर से बाहर निकाल दो। जो सुनकर किन्मू उस नीडल को गौर से देखता है कि ये तो ग्रैनी सी की नीडल है, क्या मुझे ये निकालनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो गाय तो यहाँ किन्मू को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। वो रोते हुए किन्मू से कह रही थी कि तुम्हें मैंने पूरे 11 साल तक अपना दूध पिलाया, तुम क्या उसका सिला ऐसे दोगे, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जो सुनकर किन्मू बेचारा भी उसकी बातों में आते वो सिल्वर नीडल उसके स्कल से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो गाय जमीन पर जा गिरी। जो देखकर तो किन्मू बेचारे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो गाय काफी जरा अजीब बिहेव कर रही है और उसके पेट को चीरते हुए वहाँ से एक लड़की निकलकर बाहर आ गई। किन्मू बेचारा तो ये देखकर काफी जरा घबरा गया था। दूसरी तरफ यहाँ शाम और अंधेरा भी होने वाला है, उसे तो इस बात की भी खबर नहीं। फिलहाल वो उस अजीब सी औरत को देखकर ही डरा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ वो औरत यहाँ उस काऊ की बॉडी से बाहर आने के बाद कहती है कि पूरे 11 साल मैंने इस मौके का इंतजार किया, आखिरकार मैं इस गाय की स्किन से निकलकर बाहर आ ही गई। ये सब वो इवल हंसी के साथ कह रही थी। जो सब देखकर किन्मू तो काफी जरा घबराया हुआ था। वो औरत किन्मू को देखकर धीरे से उसके पास आकर कहती है कि सबसे पहले क्यों ना मैं तुम्हें जान से मार डालूं, उसके बाद मैं डिसेबल विलेज जाऊंगी और वहाँ चारों तरफ खून और लाशें बिछा दूंगी। यहाँ ये कहते साथ उसने फौरन से किन्मू पर हमला करते उसे उठाकर दूर पटक दिया। किन्मू जो कि उसके सामने काफी जरा कमजोर था, वो यहाँ खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी गाय में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई। जिस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि मैं जियांगलोंग सिटी के लॉर्ड की बीवी थी, लेकिन वो इवल चुड़ैल मुझसे जलती थी। मेरा बच्चा होने वाला था लेकिन उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मुझे एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ दोस्तों ये औरत ग्रैनी सी की बात कर रही है। जो सब बोलते हुए इसने किन्मू को गर्दन से उठाकर हवा में लटका दिया। मुझे उस इवल चुड़ैल से सख्त नफरत है, उसने 11 साल तक मुझे घास खाने पर मजबूर किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत है। किन्मू भी यहाँ पर उस इवल औरत की सारी बातें सुन रहा था और वो ये भी जानता है कि ये औरत तो मुझे जान से मार डालेगी, इसीलिए वो आवाज लगाते हुए कहता है कि ग्रैनी सी शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गई। जो सुनकर वो लेडी जैसे ही डर के मारे पीछे देखती है तभी अचानक किन्मू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे लात मारकर खुद को छुड़वा दिया। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद एक डेविल फ्लावर भी फौरन से उस औरत को अपने मुंह में जगह लेता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेविल फ्लावर इस औरत को जान से मार डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये औरत तो काफी ज्यादा ताकतवर निकली। ये उस डेविल फ्लावर को चीरते हुए वापस से किन्मू के सामने आ गई, जहाँ इससे पहले कि ये दोबारा से किन्मू पर हमला कर पाती। तभी अचानक किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा क्यों जी आखिरकार आप यहाँ पर आ गए। लेकिन इस बार ये इवल लेडी बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। वो किन्मू पर हमला करते हुए कहती है कि मैं 2 बार तुम्हारी एक ही चाल में नहीं फंसूंगी। लेकिन इस बार ये कोई चाल नहीं थी, सच में ग्रैंडपा क्यों जी वहाँ पर आ गए थे, जो कि अपने स्टिक का इस्तेमाल करके उस इवल लेडी को हिट करके उससे किन्मू से दूर हटा देते हैं। जो देखकर तो किन्मू भी ग्रैंडपा क्यूजी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाओ ग्रैंडपा क्यूजी तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ ग्रैनी सी भी यहाँ पर ग्रैंडपा क्यूजी के साथ आई हुई थी, जो कि अपने सामने मौजूद उस इवल लेडी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो सिटी लॉर्ड की बीवी हो, जो कि 11 साल पहले ही
ही मर जाने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो किन्मू का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अब तक तुम जिंदा हो। जो सुनकर वो इविल लेडी यहाँ पर गुस्सा होकर अभी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक ग्रैनी सी फौरन अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जान से मार डालती है। साथ ही साथ वो कहती है कि बेशक तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर जुल्म किया, लेकिन तुमने अपनी इविल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले भी कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही साथ इस बार तुमने किन्मू को मारने की कोशिश करी, जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किन्मू यहाँ पर उस औरत की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रैनी सी क्या इस बार ये सच में मर गई? जिस पर ग्रैंडपा क्यूसी उसे सर पर लाठी मारते हुए कहता है कि इमोशनल मत हो, ये डाजू का जंगल है जहाँ पर सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि ताकतवर हो। तुम ताकतवर नहीं थे लेकिन फिर भी मुश्किल से बच गए। तो कहते हैं ग्रैंडपा क्यूसी ने यहाँ पर उस इविल लेडी और काऊ की बॉडी को उठाकर फॉरेस्ट से पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मू से कह रही थी कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होगी। किन्मू बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आखिर ये स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होता ही क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैनी सी के साथ वापस से विलेज की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ रात होने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ डार्कनेस जाई, अचानक से हम देखते हैं कि उस इविल बॉडी की लेडी पूरी तरीके से स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो गई। यानी कि डाजू कॉन्टिनेंट के डार्कनेस का कर्ज यही है, अगर कोई भी जिंदा इंसान इस डार्कनेस में आएगा तो वो कंकाल बनकर मारा जाएगा। दूसरी तरफ ये कंकाल पानी में बहते बहते डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों को ये कंकाल मिल गया था और वो समझ गए थे कि ये तो सिटी लॉर्ड की बीवी का कंकाल है। और इसके स्कल में सुराख को देखकर वो समझ गए थे कि जरूर डीमन कल्ट के किसी वॉरियर ने ही इसे जान से मारा होगा। लेकिन इन लोगों ने तो कई सौ साल पहले ही डीमन कल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। क्या डीमन कल्ट का कोई मेंबर अभी भी रहता है? यही सोचते वो लोग डाजू कॉन्टिनेंट में उस डीमन कल्ट के वॉरियर का शिकार करने के लिए रवाना हो गए। मुझे लगता है कि दोस्तों ग्रैनी सी जो कि दिखने में इतनी ज्यादा सिंपल है, उसका पास बिल्कुल भी सिंपल नहीं। जरूर डीमन कल्ट के साथ उसका पास में कोई न कोई कनेक्शन रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से विलेज पर आ जाता है, जहाँ पर किन्मू पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कई सारे बीस्ट थे जिन्हें उसके ग्रैंडपास ही पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हुए थे ताकि वो उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल ब्लड निकाल सके। साथ ही साथ वो लोग एक अजीब सी सेरेमनी भी परफॉर्म करते जा रहे थे, जिस पर किन्मू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये वाइस चीफ कर क्या रहे हैं? जिस पर ग्रैनी सी ने उसे बताया कि तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग की तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ चीफ भी यहाँ पर किन्मू को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम्हारी अवेकनिंग से पहले तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलना जरूरी है, जैसे कि इंसान की बॉडी में टोटल 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं जिन्हें तुम मेंडेरियंस की तरह भी समझ सकते हो। और हर मेंडेरियन के ऊपर एक तरह का सील यानी कि वॉल लगा होगा। फर्स्ट वाले मेंडेरियन को कहते हैं स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल, सेकंड को कहते हैं सेलेस्टियल बीइंग वॉल। इसी तरह वो बाकियों के नाम भी लेते हुए कहते हैं कि 5 लुमिनर वॉल, 6 कंजुगेशन वॉल, 7 स्टार वॉल, डिवाइन ब्रिज वॉल, लाइफ एंड डेथ वॉल। हर एक कल्टिवेटर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन वॉल्स को ब्रेक थ्रू करे, उसके बाद ही वो अपनी कल्टिवेशन को ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा। साथ ही साथ उस कल्टिवेटर को कुछ न्यू डिवाइन पावर्स भी मिलेगी, जो सुनकर अब किन्यू समझ गया था कि अच्छा तो आप लोग मेरे ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स हासिल करने में मदद कर रहे हो। जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जब तक हम उन वॉल को ब्रेक थ्रू ना कर दे तब तक तुम अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को अवेकन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम कल्टिवेशन भी आगे जारी नहीं रख पाओगे। ग्रैंडपा लोग इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि असल में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें गॉड्स ने स्पेशली फेवर किया, वो लोग जब पैदा होते हैं तो उनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पहले से ही ब्रोकन होता है। हम लोग के नो एल्डर उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कल्टिवेशन करना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सेकंड कैटेगरी ऑर्डिनरी लोगों की है, जिनका स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रोकन नहीं होता। इसी वजह से वो हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते और कई सारे लोग तो ऑर्डिनरी ही पीपल बनकर मर जाते हैं। और आज का ही वो दिन है जहाँ हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है और तुम कितने खास हो। जो कहते हैं किन्मू के कुछ एल्डर्स ने यह उसको अपनी अपनी स्पिरिट बॉडीज दिखाना शुरू कर दिए थे, जिन्हें देखकर तो किन्मू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वाइस चीफ यहाँ किन्मू के सामने कुछ ब्लड रखते हुए कहते हैं कि इन ब्लड को पी लो, क्योंकि इन ब्लड को पीने के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट बॉडी है। असल में तो 4 तरह के स्पिरिट बेस्ड होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है थंडरबर्ड, सेकंड का नाम है ग्रीन वाइपर, थर्ड का नाम है आयरन बोन टाइगर और चौथे का नाम है गोल्डन टॉर्टाइस। और चूंकि ये ओरिजिनल बेस ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग उनके डिसेंडेंट ही ढूंढ पाए, जैसे कि ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, सियानवो टर्टल और वाइपर स्नेक, जिनकी बॉडी से हमें थोड़ा बहुत ही स्पिरिचुअल ब्लड मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए बारी बारी करके एक स्पिरिचुअल ब्लड पीना शुरू कर दो। जो सारी बातें कहने और सुनने के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी उम्मीद से यहाँ किन्यू को बारी बारी करके एक स्पिरिचुअल ब्लड पिलाना शुरू कर दिया, इसी उम्मीद में कि किसी न किसी स्पिरिचुअल ब्लड के साथ उसका स्पिरिट एम्ब्रियो रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे स्पिरिचुअल ब्लड पीने के बावजूद भी किन्मू की कोई भी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट नहीं होती।
इसलिए इन सब लोगों को लग रहा था कि शायद किन्मो एक ऑर्डिनरी इंसान है, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सबसे ज्यादा बुरा तो ग्रैनी सी को लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक हम सब काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं और डाजू में ये अकेला बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रैंडपा माँ कह रहा था फिर तो हमें किन्मो को यहाँ से दूर सिटी के अंदर भेज देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर शायद वो सर्वाइव कर सके। लेकिन ये बात मास्टर बुचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, उन बिग सिटीज में हम सब के दुश्मन बैठे हैं, अगर उन्हें किन्मो के बारे में मालूम हो गया तो वो किन्मो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सब के सब इसी तरह से पैनिक कर रहे थे। किन्मो इन लोगों से कह रहा था क्या फिक्र ना करे, मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा, लेकिन किन्मो की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। अभी अचानक वहाँ का चीफ ऊंची आवाज में कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। जो सुनकर तो वो सब लोग हैरान होते हुए कहता है कि अच्छी खबर बलम वो कैसे, जिस पर विलेज चीफ एक्सप्लेन करते हुए बताता है क्योंकि किन्मो की बॉडी ने इन चारों बीस्ट के स्पिरिचुअल ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि किन्मो के पास एक ओवरलोड बॉडी है, जो कि पूरी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है, क्योंकि वो इन 4 स्पिरिट बॉडीज को कंबाइन करके बनती है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी जरा हैरान हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सच में किन्मो के पास ओवरलोड बॉडी है, लेकिन ऐसी खतरनाक बॉडी के बारे में हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सुना। जिस पर विलेज चीफ बताते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसीलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल स्पिरिचुअल ब्लड काफी नहीं होगा, बल्कि इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा ट्रू स्पिरिचुअल ब्लड चाहिए। इसीलिए जब तक हम लोगों को ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिल जाते, हम उनके डिसेंडेंट्स को बार बार कैप्चर करके यहाँ किन्मो के सामने उसका ब्लड लाते रहेंगे, कभी न कभी तो वो उसकी बॉडी शायद एक्टिवेट हो ही जाए। यहाँ ये बात जानकर तो वो सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे और वो किन्मो से कह रहे थे कि अब हम तुम्हें बहुत सारा स्पिरिचुअल ब्लड पिलाने वाले हैं, तुम इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लड पियोगी कि शायद तुम एक मोटे बच्चे बन जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी ये स्पिरिट बॉडी अवेकन ना हो जाए हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सारा मामला हंसी खुशी निपट गया था, लेकिन अभी भी वाइस चीफ को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो रात को विलेज चीफ के पास आते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने इस ओवरलोड बॉडी के बारे में क्यों नहीं सुना, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं और हम सब लोग वाकई में काफी बुरे हो चुके हैं, जल्द ही हम सब मारे जाएंगे, किन्मो अकेला रह जाएगा। जिस पर विलेज चीफ ग्रैंडपा मास को बताते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि असल में ऐसी ओवरलोड बॉडी जैसी कोई चीज नहीं थी, मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा था ताकि किन्मो खुद को खास समझे। ये सुनकर तो एल्डर मास गुस्सा होते हुए कहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, किन्मो एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसे हद से ज्यादा कोशिश करने की हिम्मत करी तो वो जान से मारा जाएगा। जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज पर पूरी तरीके से यकीन कर लो वो सच हो जाती है, अब ये किन्मो पर डिपेंड करता है कि वो इस बात पर कितना यकीन करेगा। शायद वो इस बात पर इतना ज्यादा यकीन कर ले कि मेहनत करते हुए ओवरलोड बॉडी तक जाने का वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ले, उसके बाद उसकी ऑर्डिनरी बॉडी ही ओवरलोड बॉडी बन जाएगी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम सब के सब उसे अपने सारे स्पेशल स्किल्स भी सिखा दे ताकि वो उसे सर्वाइव करने में मदद कर सके। विलेज चीफ की इन ऑर्डर्स के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सबसे पहले एल्डर मास जो कि एक एल्केमिस्ट था, वो कई तरह की मेडिसिन बनाना शुरू हो गया था, जो सारे वो किन्मो को सिखाने के साथ साथ उसे खिला भी रहा था। इस वजह से हम देखते हैं कि अचानक से किन्मो की बॉडी फूल गई, जिससे वक्त रहते एल्डर मास हवा निकाल देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडपा बुचर आ गया, जो कि नाइफ चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, इसलिए वो किन्मो को अपने साथ लेकर जाते हुए उससे नाइफ टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा बुचर की नाइफ टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वो 1 मिनट के अंदर 900 से ज्यादा स्लैश टेक्निक्स लगा सकता है। किन्मो बुचर की ये नाइफ टेक्निक्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा माँ आ गया, जिनकी स्पेशल टेक्निक थी थंडर बॉक्सिंग। बेशक उनका एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा तेज थे। उनके पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी की भी बॉडी से उसकी सोल तक को बाहर निकाल दे। किन्मो बेचारा तो टीचर माँ के साथ भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मार खा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा क्यूजी आ गए, जिसका बेशक एक पैर नहीं था, लेकिन वो हवा से भी ज्यादा तेज भाग सकते हैं और साथ ही साथ उनकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो किसी हल्की चीज पर भी कदम रखते हुए उसके ऊपर फ्लोट कर सकते थे। किन्मो यहाँ पर इन लोगों की एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ग्रैंडपा क्यूजी कितने ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी उसकी ये लैब किसने काटी होगी, जबकि दूसरी तरफ टीचर माँ इतने अच्छे बॉक्सर है, फिर उनका हाथ किसने काटा होगा। जबकि साथ ही साथ मास्टर बुचर इतने अच्छा नाइफ चलाते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉडी को बीच में से किसने काट दिया। इनके जो भी दुश्मन हो, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास है आवर लॉर्ड स्पिरिट बॉडी और उसे अवेकन करने के लिए चाहे मुझे 1000 गुना ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और खुद को ताकतवर बनाऊंगा। ये सब कहते हुए किन्मो इससे पहले कि दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए जा पाता, तभी अचानक वहाँ पर विलेज चीफ आ गए, जो कि किन्मो से कहते हैं कि हर वक्त ट्रेनिंग करना भी जरूरी नहीं, जितनी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा रेस्ट भी इम्पोर्टेंट
वीकेंड है इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो। जो सुनकर किन्मू भी यहाँ विलेज चीफ के साथ रवाना हो गया और हम देखते हैं कि विलेज चीफ किन्मू से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें मेरी स्पेशल टेक्निक सिखाई है चलो उसे प्रैक्टिस करके शांति से ध्यान लगाओ। इस टेक्निक का नाम गाइडिंग सोल स्किल था जिसका इस्तेमाल करते हुए किन्मू अपनी वाइटैलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। विलेज चीफ यहाँ किन्मू से कहता है कि तुम अपनी ओवरलोड बॉडी और इस टेक्निक के साथ एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान बन सकते हो, बस एक बार तुम्हारी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक हो जाए। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि किन्मू इसी तरह लगातार अपने बाकी के ग्रैंड पास के साथ भी प्रैक्टिस करता रहा और उससे बार बार स्पिरिट बीस्ट का ब्लड भी पिलाया जाता है, लेकिन अभी भी इन स्पिरिट ब्लड्स की वजह से किन्मू की स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं हो रही थी। और इसके बावजूद भी किन्मू अलग अलग तरीके से फाइट करना, स्पेशल टेक्निक सीखना और लगातार मेहनत करना नहीं छोड़ता। जबकि साथ ही साथ हर रोज किन्मू यहाँ विलेज चीफ की सिखाई हुई गाइडिंग स्किल का भी इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ गाइडिंग सोल स्किल को इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कल्टीवेट करने की वजह से उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। एल्डर मस्क भी काफी ज्यादा हैरान थे, वो यही सोच रहे थे कि अगर एक बार किन्मू ने अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक कर लिया, पता नहीं उसके बाद उसकी ताकत कितनी इंक्रीज होगी। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये हम सब के सब एल्डर्स को पीछे छोड़ दे। अब इसी तरह से दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब किन्मू भी महसूस कर पा रहा था कि पहले से उसकी बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी। वो अपनी बॉडी में एनर्जी का फ्लो भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे और कितनी ट्रेनिंग करनी होगी इससे पहले कि उसकी ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट हो सके। यहाँ जब किन्मू अपने इन ख्यालों में गुम था तभी अचानक उसे ग्रैनी सी की आवाज सुनाई थी जो कि किन्मू को अपने साथ जंगल में जाने के लिए बोल रही थी। किन्मू भी उनकी आवाज सुनकर फौरन से नीचे आ जाता है। इस पूरे के पूरे डिसेबल विलेज में सबसे ज्यादा किन्मू से प्यार करने वाले ग्रैनी सी ही थी, लेकिन किन्मू इस बात को भी अच्छे से जानता है कि ग्रैनी सी का एक डार्क साइड भी है जो कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। इस वक्त तो ग्रैनी सी यहाँ किन्मू से कह रही थी कि तुम मेरे साथ जंगल चलो क्योंकि आज के दिन मैं तुम्हें अपनी नीडल टेक्निक सिखाने वाली हूँ। जो सुनकर किन्मू धीरे से कहता है कि भला ये नीडल टेक्निक कितनी ही खास होगी क्योंकि इसका इस्तेमाल तो टेलर्स करते हैं ताकि वो कपड़े सी सके। जिस पर ग्रैनी सी उसे बताती है कि फिक्र मत करो, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े दिखाने वाली हूँ जो तुम्हें सरप्राइज कर देंगे। जहाँ रास्ते में चलते हुए ग्रैनी सी साथ ही साथ किन्मू को समझाते हुए कह रही थी कि हर एक क्रीचर के पास दो तरह के क्लॉथ्स होते हैं। पहले क्लॉथ तो वो जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को छुपा सके जैसे कि उस ह्यूमन या फिर एनिमल की स्किन, जबकि दूसरे क्लॉथ होते हैं उसके शैडो के अंदर छुपे हुए जो कि उसकी सोल को छुपाते हैं। ये सारी बातें तो चलते चलते किन्मू के सर के ऊपर से ही गुजर रही थी, इसलिए ग्रैनी सी किन्मू से कहती है कि चलो आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे। ये सब कहते हुए ग्रैनी सी वहाँ पर किन्मू को एक बहुत ही खूबसूरत हिरन के पास ले आती है जो कि तालाब में से पानी पी रही थी। ग्रैनी सी यहाँ किन्मू को जरा सी भी आवाज उड़ा करने का बोलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले तो उस हिरन को एक ही जगह पर फ्रीज कर देती है ताकि वो अपनी जगह से मूव कर सके। इसके बाद ग्रैनी सी किन्मू को लेकर उस हिरन के पास आ गई। हिरन तो हैरानगी के साथ उस हिरन को टच करते हुए कह रहा था कि बेशक ये जिंदा है लेकिन ये मूव क्यों नहीं कर पा रही, जिस पर ग्रैनी सी उसे बताती है क्योंकि मैंने इसकी सोल को एक ही जगह पर फिक्स कर दिया। जिसके बाद सेकंड स्टेप था उस बीस्ट के शैडो के अंदर से क्लॉथ्स बनाना, जहाँ पर ग्रैनी सी किन्मू से कह रही थी कि गौर से देखो और अच्छे से याद रखना क्योंकि ये नीडल स्किल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ किन्मू भी अच्छे से नोट्स लेने लगा ताकि उसे कोई भी बात भूले नहीं। और हम देखते हैं कि ग्रैनी सी ने काफी कूल तरीके से अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बियर की शैडो के अंदर से एक क्लॉथ बना दिया, जहाँ किन्मू भी ग्रैनी सी की ये मैजिकल पावर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैनी सी उन क्लॉथ्स को फौरन से यहाँ किन्मू की बॉडी पर चढ़ा देती है, जो पहनाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैनी सी ने फौरन से उस डियर को आजाद कर दिया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे किन्मू यहाँ पर उसी तरह के डियर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डियर की कॉपी थी। किन्मू अपने इस रूप में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो हंसता खेलता यहाँ ग्रैनी सी के साथ इसे एंजॉय करता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि रंग में बहंग डालने के लिए वही सेक्ट वॉरियर्स यहाँ पर पहुंच गए थे, जो कि ग्रैनी सी की इस टेक्निक को देखकर कहते हैं कि तुमने इस डेमो टेक्निक को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। और इसी तरह की बातें करते हुए वो सब लोग यहाँ ग्रैनी सी और किन्मू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ वो हवा में फ्लोट कर रहे थे। और वो ग्रैनी सी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि डिमोनिक सेट्स के खत्म होने के बावजूद भी उनका कोई ना कोई मेंबर सरवाइव कर चुका होगा। जो सारी बातें किन्मू के तो ऊपर से जाती है, इसलिए वो ग्रैनी सी से सवाल करते हुए पूछता है कि कौन सा डिमोनिक सेक्ट और आखिर ये अजीब से कपड़ों वाले लोग कौन है, ये किस सेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रैनी सी दूसरी तरफ मासूम बनते हुए लोगों से कहती है कि पता नहीं आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो एक मामूली ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो कि अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हुई थी। जो सुनकर वो सोर्ड सेक्ट वाला एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान ये डिमोनिक आर्ट ऑफ क्रिएशन मैजिकल क्लॉथ टेक्निक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम एक डीमन कल्ट की मेंबर हो जो कि लोगों की स्किन के कपड़े बनाती है, साथ ही साथ उन्हें गाय बकरियों में बदल देती है,
बिल्कुल डीमंस की तरह, ताकि वो लोग मजबूर होकर सारी जिंदगी घास खाए और किसी के हाथों ज़िबा हो जाए। अब चलो अपने सारे के सारे गुनाहों को कबूल कर लो ताकि हम तुम्हें जान से मार सके। ग्रैनी सी यहाँ पर उन एल्डर्स की ये सारी बातें सुनकर किन्मू को बहुत ही प्यार से कहती है कि किन्मू, तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस दुनिया में कई सारे ऐसे इविल लोग हैं जो कि इंसानों के कपड़े पहनकर रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की ये खाल निकाल कर उन्हें दोबारा से उनके बेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को खुद को ताकतवर करना होगा ताकि वो झूठ बोलने वाले बेस्ट किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचा पाए। किन्मू भी ग्रैनी सी की बातें सुनकर हमें सर हिलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैनी सी खड़े होकर उन एल्डर से कहती है, मुझे सब कुछ समझ आ गया। तुम लोग यकीनन ली जियांग सोर्स सेक्ट के ही 5 एल्डर्स होंगे जिन्होंने याकिंग किंगडम को अपना गुलाम बना लिया, और दिन ब दिन तुम लोगों के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज के दिन तो तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि तुम याकिंग किंगडम के बारे में इस तरह की बकवास मत करो। याकिंग किंगडम के लिए हमारे ली जियांग सोर्स सेक्ट ने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से गॉड्स की ब्लेसिंग भी हमारे साथ है, ना कि तुम्हारे डाजू कॉन्टिनेंट की तरह जहाँ पर तुम लोग रात के अंधेरे में बाहर निकल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर गॉड्स की ब्लेसिंग ही नहीं, तुम लोग डेवल्स थे। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर धकेल दिया गया ताकि तुम इस तरह की बेकार जगह में रहो, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आए और तुम लोग अपनी इविल टेक्निक्स नॉर्मल लोगों को भी सिखाने लगे, जिसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते और इसलिए तुम लोगों को मरना होगा। ये सुनकर तो किन्मू काफी जरा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एल्डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसे अभी तक पता ही नहीं कि ग्रैनी सी कितनी ज्यादा डेंजरस है। ग्रैनी सी ने तो खुद पर काबू इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि इस वक्त किन्मू यहाँ पर मौजूद है। वो बहुत ही प्यार से किन्मू के पास आकर कहती है कि ये लोग वैसे ही तुम्हारी दादी अम्मा को परेशान कर रहे हैं। विलेज जाकर बाकी के एल्डर्स को इसके बारे में बता क्यों नहीं देते ताकि वो मेरी मदद करने के लिए आ सके। अब जाओ यहाँ से। जो सुनकर किन्मू बिल्कुल ऐसा ही कहता है। वो ग्रैनी सी के लिए मदद लाने के लिए फौरन वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो एल्डर ये देखकर अपने लीजियन सोर्ड सेक्ट्स के 5 डिसाइपल से कहता है कि जल्दी से जाकर उस डेविल किड को पकड़ लो, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए खतरा है, इसलिए जल्दी से जाकर उसका गला काट दो ताकि वो किसी के लिए मुसीबत ना बन सके। यहाँ पर एल्डर का ये ऑर्डर सुनकर वो पांचों के पांचों डिसाइपल बिना कुछ सोचे समझे फौरन से किन्मू की जान लेने के लिए उसके पीछे रवाना हो गए। जो पांचों के पांचों वॉरियर्स किन्मू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि इन सब का स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ऑलरेडी बेक हो चुका था, इसलिए ये डिसाइपल्स किन्मू के लिए खतरा बन सकते थे। ग्रैनी सी उन्हें अपने नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करती है, पर जब तक यहाँ पर लीजियन सोर्स सेक्ट के वो एल्डर्स थे वो ग्रैनी सी को ऐसा करने नहीं देते, बल्कि वो उसकी नीडल टेक्निक को बीच में रोकते हुए फौरन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर अब ग्रैनी सी गुस्से में आ चुकी थी। वो इनसे कहती है कि काफी अरसा हो गया किसी की जान लिए हुए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे स्किन के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी। ग्रैनी सी की ये सारी बातें सुनकर वो पांचों एल्डर एक साथ ही उस पर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ किन्मू पर आ जाता है, जो कि उसी हिरन फॉर्म में तेजी के साथ वहाँ से भागता हुआ जा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द वापस से अपनी डिसेबल एल्डर विलेज पहुंचे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों डिसेबल्स भी किन्मू को लगातार तेजी के साथ फॉलो कर रहे हैं, जिनकी कुंफू टेक्निक्स काफी जरा बेहतर थी। किन्मू ने देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लोग भी मास्टर क्यूसी की तरह पानी पर भाग सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे पीछे की तरफ मौजूद ग्रैनी सी की फिक्र भी हो रही थी। वो जल्द से जल्द लोगों से अपना पीछे छुड़ाकर वापस से एल्डर्स के पास जाना चाहता था ताकि वो अपने बाकी के ग्रैंड पास को ग्रैनी सी की मदद करने के लिए बुला सके। पर ये सब तो सिर्फ किन्मू को लग रहा था कि ग्रैनी सी मुश्किल में होगी। असल में तो यहाँ ग्रैनी सी के सामने वो 5 एल्डर्स कुछ भी नहीं थे। वो अकेले ही उन्हें अपने नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हैंडल कर रही थी, जो देखकर उनका लीडर भी अपने मन में सोच रहा था कि मानना पड़ेगा ये डेविल औरत काफी जरा खतरनाक है। इसकी टेक्निक्स की वजह से अब तक हम इसे जान से नहीं बढ़ पाए, वरना मुझे आज तक किसी को भी मारने में इतना समय नहीं लगा। दूसरी तरफ किन्मू जो कि यहाँ पर इन 5 डिसाइपल से भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उनकी नजर खुद जैसी कुछ हिरन्स पर पड़ गई। इसलिए वो अपने मन में प्लानिंग करते हुए कहता है कि मुझे उन हिरन्स के बीच में जाकर खुद को गायब करना होगा ताकि मुझे भागने का मौका मिल सके। यही सोचते हुए किन्मू फौरन से उन लोगों को चकमा देते हुए उन हिरन्स के बीच में जाकर खुद को मिक्स कर लेता है। जो देखकर तो वो पांचों के पांचों वॉरियर्स भी काफी जरा हैरान हो गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डेविल की टीम में से कौन सा डेयर होगा। लेकिन तभी अचानक इन लोगों का जो कैप्टन था वो इन लोगों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर मौजूद हर एक डेयर को जान से मार डालो। जो ऑर्डर मिलते ही हम देखते हैं कि इन पांचों के पांचों ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ वहाँ पर मौजूद इन मिथिकल डियर्स को जान से मारना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो किन्मू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो इन लोगों के चेहरे पर ये बेरुखी देखकर अपने मन में कहता है कि ये लोग मुझे डेविल किड बोल रहे हैं, जबकि इतनी बेरहमी के साथ किसी क्रीचर को जान से मारना और इन लोगों को उन पर तरस भी नहीं आ रहा। असली डेविल्स तो ये लोग हैं। इसी तरफ देखते देखते वहाँ पर बाकी के ऑलमोस्ट सारे के सारे मिथिकल डियर्स जान से मारे गए थे, जबकि किन्मू इसे मौके का फायदा उठाकर उनके हर एक अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ जंप करके वहाँ से भागने लगा, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन दोबारा से एक्सपोज हो गई और ये पांचों के पांचों वॉरियर एक बार फिर से यहाँ किन्मू
किन्मू के पीछे पड़ गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन डिसेबल्स में मौजूद वो लड़की अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी, जिसका वो सिर्फ अपने इशारों से इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर अटैक्स करती है। किन्मू ये देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की आखिर बिना टच करे हुए स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे कर सकती है। लगता है कि इन लोगों के टेक्निक्स भी काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मू अभी उन लोगों के बीच में घिर चुका था। और अच्छी बात तो ये थी कि एक डियर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए किन्मू उन लोगों के अटैक्स को डॉज करते हुए दोबारा वहाँ से निकल गया। जहाँ रास्ते में चलते हुए किन्नू अपने मन में कहता है कि बेशक ये डियर वाला फॉर्म फास्ट तो है, लेकिन ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं। लगता है कि मुझे वापस से अपनी ओरिजिनल बॉडी में आना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्नू जानबूझकर उस लड़की की तरफ भागता है ताकि वो स्वॉर्ड से जैसे किन्नू पर हमला करे, तभी अचानक किन्नू जंप करते हुए उसी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते खुद के इस कपड़ों को फाड़ देता है। जहाँ डियर के कपड़े फटने के बाद किन्नू फनस से उस बॉडी के अंदर से निकलते हुए भागने की कोशिश करता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान होते हुए फनस से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्नू पर हमला कर चुकी। जिस अटैक से तो किन्नू बाल बाल बचा, लेकिन अब किन्नू को समझ आ जाता है कि अच्छा तो ये लड़की अपने स्वॉर्ड को इसलिए कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि उस पर एक बहुत ही ज्यादा पतला धागा लगा हुआ है, जो कि सिर्फ गौर करने पर ही नजर आएगा। और ये धागा बहुत ही ज्यादा पतला है, जिसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन उसके होश तो तब उड़े जब अचानक से वो लड़की 10 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगी थी। किन्नू उन फ्लाइंग स्वॉर्ड से खुद को बचाता उस लड़की से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो अब अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इन सब लोगों को अपने साथ वापस से विलेज ले गया तो हो सकता है कि ये लोग मेरे ग्रैंडपा को भी चोट पहुंचा दे, इसलिए मुझे इन लोगों को विलेज का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि मुझे इन लोगों को किसी और खतरनाक जगह पर लेकर जाना होगा ताकि मैं इन लोगों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। यहाँ जब किन्मू ये सब सोच रहा था तभी अचानक वो उस लड़की के अटैक से नीचे गिर गया, जहाँ पर एक स्वॉर्ड उसके सीने को चीरने ही वाली थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी को टच करके वापस से वहीं पर गिर गई, जैसे कि उसकी बॉडी को कोई चीज प्रोटेक्ट कर रही हो। किन्मू को इस अटैक की वजह से बहुत दर्द हुआ। दूसरी तरफ वो डिसाइपल भी हैरान होते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का बच कैसे गया। और तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि किन्मू की बॉडी पर और भी कई सारे मेटल प्लेट्स लगे हुए थे, जो कि काफी ज्यादा वजनी है। और ये किन्मू के ग्रैंडपास ने उसकी बॉडी पर इसीलिए लगाए थे ताकि वो इन 50 किलो के वजन के साथ ही अपनी हर एक ट्रेनिंग करे, जिस वजह से इस वक्त किन्मू काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो इन्हीं मेटल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस लड़की के हर एक स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर रहा था। और साथ ही साथ किन्मू अपने मन में सोचता है कि उसे अपनी रफ्तार भी तो बढ़ानी है, इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसी लड़की के स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी से उन आयरन प्लेट्स को बारी बारी करके हटा रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के आयरन प्लेट्स है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक और तेज स्वॉर्ड अटैक को भी इतनी आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। पर यहाँ किन्मू के लिए चूंकि उसके सारे के सारे आयरन प्लेट्स उतर चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर पा रहा था और इसी वजह से उस लड़की डिसेबल का कोई भी स्वॉर्ड अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और यही उस लड़की के लिए बेस्ट मौका था कि वो किन्मू की जान ले सके, क्योंकि हवा में गिरते हुए कोई भी अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकता, जो देखकर तो किन्मू भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। और तभी अचानक किन्मू को अपने ग्रैंडपा क्यूजी का गॉड लेग्स लेसन याद आ जाता है, जिसे सिखाते हुए ग्रैंडपा क्यूजी ने किन्मू को बताया था कि अगर एक बार तुमने इस गॉड लेग्स टेक्निक को मास्टर कर लिया, उसके बाद तुम्हारा बॉडी वेट इतना हल्का हो जाएगा कि तुम बादलों पर भी भाग सको। ग्रैंडपा क्यूजी की इसी बात को याद करते उस टेक्निक को किन्मू ने आखिरकार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक फ्लावर पीटल पर ही कदम रखकर वहाँ से जंप कर चुका, जो देखकर वो डिसाइपल हैरान होते हुए कहता है कि इस लड़की की बॉडी में तो कोई भी स्पिरिचुअल पावर हमें नजर नहीं आ रही, फिर आखिर ये अचानक से ये सब कैसे कर रहा है। उन पांचों के पांचों को इसलिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक कमजोर बच्चा जो कि उनसे लेवल में लो है, आखिर वो इन्हें हरा कैसे सकता है। और इसे गुस्से की वजह से वो लोग किन्मू के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू इन लोगों को एक पहाड़ी इलाके की तरफ घसीट लाया, जिस जगह पर पहुंचने के बाद इन डिसेबल्स का कैप्टन इन्हें समझाते हुए कहता है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जगह किसी पावरफुल बीस्ट और मॉन्स्टर का घर लग रहा है। और उनकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि किन्मू जो कि ऊपर की तरफ छुपा हुआ था, अचानक उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एप टाइटन बीस्ट की है, जो कि इन इंसानों को देखकर अचानक से अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। किन्मू जिस चीज को पहाड़ समझ रहा था वो इसी की तो बॉडी है। और इस टाइटन एप बीस्ट को अपने घर बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो गुस्से के साथ जोर जोर से धारने लगा था। दूसरी तरफ किन्मू जो कि जैसे तैसे तो उस जगह से उतर कर नीचे पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर वही सिचुएशन हो गई, आगे कुआ पीछे खाई, क्योंकि किन्मू जैसे उस बीच से बचते हुए नीचे की तरफ उतरता है, तभी अचानक वो अपने सामने दोबारा से उन्हीं पांचों डिसेबल्स को देखता है जो कि तैयार खड़े थे उस पर हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कैप्टन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर हमला कर पाता, तभी अचानक वो टाइटन एप बीस्ट फौरन से लोगों के बीच में जोर से हाथ मारते हुए इन दोनों को ही एक दूसरे से दूर हटा देता है, जिस इफेक्ट के कारण यहाँ उस कैप्टन के मुंह से तो खून निकल आया। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं
हुआ। यहाँ तभी अचानक वो लड़की भी फौरन से अपने कैप्टन के पास आकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह का मालिक यही डिमोनिक टाइटन एप बीस्ट है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इन लोगों पर भड़कते हुए लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन भी इस बात को अच्छे से जानता है कि हम सब लोग मिलकर भी इस एप को तो नहीं हरा सकते, जिस पर उसका साथी जवाब देते हुए कहता है फिर हम लोग क्या करें, क्या हम उस डेविल बॉय को यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर कैप्टन के साथ ही मौजूद वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि अब तक वो डेविल बॉय मर चुका होगा, क्योंकि इस डिमोनिक एप के लास्ट अटैक की वजह से तो कैप्टन तक के मुंह से खून निकल आया। वो लड़का तो हो ही नहीं सकता कि वो इस अटैक को सर्वाइव कर पाया हो। जो सुनकर वो बड़ा सा डिमोनिक एप बीस्ट भी यहाँ पर किन्मू को चेक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर किन्मू पहले तो मरने की एक्टिंग कर रहा था, जो देखकर उस डिमोनिक एप बीस्ट को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो इन लोगों से कहता है कि चलो अब ये लड़का मारा गया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और दूसरी तरफ वो लड़की यहाँ पर किन्मू को देखकर समझ गई थी कि ये मारा नहीं बल्कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो इसके बारे में जैसे ही डिमोनिक एप बीस्ट को बताने लगी तभी अचानक किन्मू तेजी के साथ मूव करते वहाँ से भागने लगा। जो देखकर वो डिमोनिक एप बीस्ट भी धोखे की वजह से किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्मू ने एक अजीब से साइलेंट विसल बजाना शुरू कर दी, जो कि उससे पिछले डियर बीस्ट की मेमोरी से मिली थी। इस विसल को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर सेम एक डियर बीस्ट आ जाती है, जो कि आते साथ खून के आंसू रोना शुरू कर देती है। साथ ही साथ उसने भी साइलेंट विसल करना शुरू कर दिया और वो डिमोनिक एप बियर को सब कुछ बता देती है कि कैसे लोगों ने मेरी जोड़ को खत्म कर दिया। जो बात जानकर तो उस डिमोनिक एप बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से के साथ इन लोगों को घूरने लगा, जिस पर वो वॉरियर्स भी घबराते हुए कहता है कि वो लोग डिजर्व करते थे मरना और वैसे भी ये सब कुछ उस डेविल बॉय की वजह से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वो डिमोनिक एप बीस्ट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो फौरन से लोगों पर हमला करना शुरू हो जाता है। जहाँ मोसोर सेक्स के डिसाइपल खुद को बचाते हुए कह रहे थे कि जरूर ये उसी लड़के की चाल होगी, शुरू से लेकर अब तक उसने जानबूझकर हमें इस जाल में फंसाया। एली वो उस झुंड में खुद गया था ताकि हम उन डियर्स को जान से मार डाले। उसके बाद वो इस डिमोनिक के बीस के पास आ गया ताकि इससे पता चल जाए और ये हम पर हमला कर दे। जो बात असल में कुछ हद तक सच भी थी, क्योंकि किन्मू यही सब प्लान कर रहा था और साथ ही साथ उसे अब ग्रैनी सी की फिक्र भी होने लगी थी, क्योंकि वो खुद का पीछे इन डिसाइपल से तो छुड़वा चुका, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने बाकी के ग्रैंड पास के पास जाना होगा ताकि वो लोग ग्रैनी सी की मदद कर सके। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैनी सी जो कि उन 5 एल्डर्स के साथ फाइट कर रही थी, उससे दूर तक किन्मू की फिक्र हो रही है, क्योंकि ये 5 एल्डर्स वहाँ से ग्रैनी सी को किन्मू के पीछे जाने भी नहीं दे रहे थे। और अचानक ही हम देखते हैं कि लीडर के हुक्म पर बाकी के चारों ने भी मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल सोर्ड एलिमेंटल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपने मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रैनी सी पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रैनी सी भी दूसरी तरफ अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कई सारे अटैक्स को तो ब्लॉक कर लेती है, और चूंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी इसलिए अचानक ही हम देखते हैं कि कुछ सोर्ड्स उनका सीना छेड़ते हुए अचानक से उनकी बॉडी के आर पार हो गए। जो देखकर तो वो 5 एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया। पर अचानक ही उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जाल था जो कि ग्रैनी सी ने इन लोगों के लिए बचाया है। असली ग्रैनी सी तो तेजी के साथ इन सब लोगों के पीछे बहुत ही फास्टली मूव करते हुए इन पर अपनी नीडल अटैक चल देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन पांचों के 5 एल्डर्स को हवा में लटका देती है। यहाँ पर उनका लीडर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम तो सच में एक डिमोनिक कल्ट की लेडी हो जिसने जानबूझकर शुरू में खुद को कमजोर दिखाया, और जैसे हमें लगा कि हम जीत गए अभी तुमने पूरी की पूरी बाजी पलट दी और हमें अपनी जाल में फंसा लिया। जो सुनकर ग्रैनी सी धीरे धीरे उसी लीडर की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि बहुत अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के स्किन से कपड़े नहीं बनाए, लेकिन लगता है कि आज मुझे मौका मिल ही जाएगा। जो सब कहते हुए ग्रैनी सी अपने सीजर को लेकर जैसे उस लीडर के पास आई, अचानक हम देखते हैं कि उसने अपने मुंह में एक ट्रेजर छुपा कर रखा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से ग्रैनी सी पर हमला कर देता है। ये ट्रेजर 1000 सोर्स में कन्वर्ट होकर फौरन से ग्रैनी सी पर एक रिवर की तरह अटैक करने लगा, जिस ट्रेजर से कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए वो लीडर खुश होते हुए यहाँ पर ग्रैनी सी से कह रहा था कि अब तक तो तुम्हारा वो डेविल बॉय मर चुका होगा, जल्दी मैं भी तुम्हें उसी तक पहुंचा दूंगा, फिक्र मत करो। जो सुनकर दूसरी तरफ ग्रैनी सी उन 1000 सोर्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये लीडर इसी तरह इविल्स की तरह हंसता जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सोर्स सेट के उन्हीं 5 डिसाइपल पर आ गया, जो कि उस डिमोनिक एप बीस्ट से खुद को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और जब वो लोग बातें बातें उस डिमोनिक एप की टेरिटरी से बाहर आ गए तो वो डिमोनिक एप लोगों को फॉलो करना बंद कर देता है। ये लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर काफी ज्यादा खुश हो गए, पर साथ ही इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक बच्चे ने इन्हें जाल में फंसा दिया, इसीलिए ये लोग किसी भी हाल में उस बच्चे की जान लेना चाहते हैं। जो सुनकर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, वो चाहे जितना मर्जी दूर चला जाए वो हमसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उस पर अपने मैजिकल सिल्क से टैग किया हुआ है, वो जहाँ पर मर्जी जाए मैं उसे ट्रैक कर लूंगी। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे वही लोगों को किन्मू की लोकेशन मिल गई थी, जिस कारण से ये लोग एक बार फिर से किन्मू के पीछे रवाना हो गए। दूसरी तरफ किन्मू जो कि भागते भागते उन लोगों से
से काफी ज्यादा दूर निकल चुका था। वो अपने मन में कह रहा था कि आजकल के लोग कितने कमीने हैं, क्योंकि देखो तो सही, मुझे डेविल बुलाने वाले ये शरीफ इंसान कितनी बेरहमी के साथ मासूम डेयर बीस्ट का कत्ल कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब सोचते हुए अचानक से किन्मू के सामने एक बहुत बड़ा फ्लाइंग बीस्ट आ जाता है, जो कि फिलहाल उड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। जो देखकर दूसरी तरफ किन्मू ने भी फौरन से उसी बीस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया और भागते भागते वो अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उन पांचों के साथ उलझते हुए मुझे काफी ज्यादा समय लग गया। अब मैं रात होने से पहले अपने विलेज में नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये सब कहते हुए अचानक से उसे अपनी ग्रैनी सी की बातें याद आ गई, जहाँ ग्रैनी सी ने किन्मू से कहा था कि कभी भी अंधेरे में रात को बाहर मत निकलना। हमारे विलेज को तो ये स्टोन स्टैचूज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से तुम किसी दिन बाहर रह जाओ और तुम्हारे पास इतना वक्त ना हो कि तुम वापस विलेज आ सको, तो वहाँ पर तुम्हें जो भी बीस्ट दिखाई दिए उन बीस्ट को फॉलो कर लेना, क्योंकि डाजू कॉन्टिनेंट में जितने भी बीस्ट है उन्हें पता है कि रात को उन्हें सर्वाइव करने के लिए किस रेलिक में जाना होगा। तुम भी उन बीस्ट को फॉलो करती उन्हीं रेलिक्स में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ भी बिल्कुल हमारे विलेज की तरह स्टोन स्टैचूज होंगे जो कि उन्हें डार्कनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। जो सारी बातें किन्मू ने याद कर ली थी, और यहाँ आज के दिन यही बातें किन्मू के काम आने वाली है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि अंधेरा होने की वजह से कई सारे बीस्ट उसी रेलिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का हर्ट्स, लेकिन वो भी इन लोगों के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन यहाँ भागते भागते किन्मू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके बोन और ऑर्गन्स काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और फिलहाल उसके पास रुकने का भी वक्त नहीं था कि वो रुककर गाइडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए खुद की वाइटल एनर्जी को इनहेंस कर ले। और इसलिए हम देखते हैं कि किन्मू ने भागते भागते अपने गाइडिंग स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे एक न्यू चीज पता लगी। अगर मैं भागते भागते अपने गाइडिंग स्किल का इस्तेमाल करूँ तो मेरी वाइटल एनर्जी 30% ज्यादा तेजी के साथ रिकवर होगी, और साथ ही साथ किन्मू की स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जो कि स्पीड बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अचानक किन्मू खुद को अपने सोल सी में पाता है, जहाँ उसे अपने सामने एक हिडन ट्रेजर दिखाई दे रहा था। लेकिन किन्मू उस हिडन ट्रेजर तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि साथ ही साथ वहाँ पर एक इनविजिबल वॉल भी थी, जिस पर किन्मू अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए पानी की लहर की तरह इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इनविजिबल दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस इनविजिबल दीवार को देखकर किन्मू को काफी ज्यादा हैरानगी हुई। फिर उसे अपने चीफ एल्डर की बात याद आई, जिन्होंने किन्मू को बताया था कि हर एक कल्टीवेटर की बॉडी में टोटल 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं, जो कि उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मौजूद होंगे। इन्हें हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन वॉल्स को तोड़ना होगा जो कि इसके आसपास मौजूद है। सबसे पहले ग्रेट डिवाइन ट्रेजर को हासिल करने के लिए तुम्हें स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करना होगा, जो कि तुम्हारे फोरहेड में मौजूद है। लेकिन किन्मू उस इनविजिबल वॉल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा मंत्र पढ़ने शुरू हो गया, जिन मंत्रों वाली आवाजों की वजह से किन्मू की सोल सी अजीब सी रिएक्ट कर रही थी। किन्मू खुद भी हैरान होकर यही सोच रहा था कि आखिर ये आवाजें है क्या, और यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ मौजूद ग्रैनी सी पर भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी सीजर का इस्तेमाल करते हुए पूरे 6832 सोर्स को तोड़ दिया था, जो देखकर तो सोर्स सेट के एल्डर को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतनी क्लोज रेंज में इतनी सारी सोर्स को डॉच करना और साथ ही साथ उन्हें तोड़ना। डाजू कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं जो ये काम कर पाया। आखिर बताओ कि तुम हो कौन। यहाँ पर उस लीडर की एक सोर्स तो ग्रैनी सी की पीठ में लग चुकी थी, जिसे ग्रैनी सी जब हटाने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से हवा निकलने लगी। इसीलिए वो एल्डर समझ जाते हैं कि अच्छा, यानी कि ये तुम्हारी असली बॉडी नहीं है, बल्कि तुमने किसी और की स्किन पहन रखी है। क्योंकि साथ ही साथ हमें ग्रैनी सी की बदलती हुई आवाज भी सुनाई दी, जो कि एक जवान लड़की की लग रही थी। जिस आवाज को पहचानते हुए वो लीडर सरप्राइज होकर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुम डीमन क्लैन की क्वीन हो। जिस पर दूसरी तरफ ग्रैनी सी गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, और ये कहती वो अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जबकि ये कहने के बाद ग्रैनी सी वहाँ साइड की तरफ देखते हुए कहती है कि चलो बाहर भी आ जाओ और मुझे बताओ कि आखिर तुम कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हो, तुमने क्या देखा और क्या सुना। असल में वो तो ग्रैंडपा क्यूजी था, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ है। वो ग्रैंडपा सी को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर पहुंचा, मैंने कुछ नहीं सुना। जो सुनकर ग्रैनी सी भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, अगर तुमने कुछ नहीं सुना तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा क्यूजी भी मुस्कुराते मुस्कुराते ग्रैनी सी के पास आकर कहता है कि बेशक मैंने तुम्हारी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने बहुत अरसे पहले एक कहानी जरूर सुनी थी, डीमन कल्ट के किंग टियानजिंग की कहानी, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा समझदार था, लेकिन जब वो बुरा हुआ तो उसने कुछ बेवकूफी बड़ी हरकतें करना शुरू कर दी। पहले उसने एक लड़की से शादी करते उसे अपनी डीमन क्वीन बना लिया था, लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं। उसे जैसी एक और खूबसूरत लड़की दिखी, उसने उससे भी शादी कर ली, और दूसरी रात की शादी को ही उसकी पहली बीवी ने उसे असैसिनेट करवा दिया और उसके डेविल कॉर्ड्स चुरा लिए, जिसके बाद से ही वो डीमन क्वीन लापता है और डीमोनिक सेक्स लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। ग्रैंडपा क्यूजी की ये सारी बातें सुनकर ग्रैनी सी भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि वैसे जब मैं जवान थी तो ऐसी सेम एक कहानी के बारे में मैंने भी सुना था। वो एक
सबसे महान चोर की कहानी थी जो कि बहुत ही ज्यादा तेज था। उसने खुद के लेग्स को इतना हार्डली ट्रेन किया ताकि वो गॉड्स के लेवल पर पहुंच जाए। वैसे तो उसकी रफ्तार को कोई भी मैच नहीं कर सकता था, लेकिन एक दिन उसने एम्परर की यांग किंगडम डिस्क चुराने की कोशिश करी और ये बात जब एम्परर को मालूम हुई तो उसने धोखे से उस आदमी को पकड़कर उसकी एक गॉडरी लेग काट डाली। लेकिन वो चोर रुका नहीं, बल्कि वो वहाँ से कैसे तैसे खुद की जान बचाकर निकल गया और साथ ही साथ एम्परर की डिस्क ऑफ यांग भी गायब थी। मैंने सुना है कि उस चोर की वो लेग अभी भी एम्परर के पास है। वो इंतजार कर रहा है कि कब वो चोर उसे दोबारा मिले ताकि वो उसकी लेग उसे वापस कर सके। जो सब कहते हुए ग्रैनी सी वहाँ से धीरे धीरे जाने लगी, इसलिए मास्टर की उसी वहाँ उसके पास आते हुए कहता है कि देखो देखो, हम सबके कुछ न कुछ तो राज है, लेकिन हम चूंकि एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और फिक्र मत करो, आज के बाद से मैं अंधा भी हूँ और मैं बोल भी नहीं सकता, मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा, मैं कसम खाता हूँ। दूसरी तरफ ग्रैनी सी उसे कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि किन्मू को मेरे इस राज के बारे में पता ना चले। वैसे किन्मू को ही मैंने बेचा था ताकि वो तुम्हें बुला सके। इस वक्त वो है कहाँ पर? जो सुनकर तो ग्रैंडपा क्यूजी कहता है कि तुमने क्या कहा? किन्मू की मुलाकात तो मुझसे नहीं हुई, मुझे तो बस फाइटिंग का शोर शराबा दिखाई दिया, इसलिए वो जितना तेजी के साथ हो सके वहाँ से भागता हुआ फौरन यहाँ पर आ गया। ये सुनकर तो ग्रैंडपा क्यूजी और ग्रैनी सी दोनों ही किन्मू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो अभी तक विलेज नहीं पहुंचा और रात भी होने वाली है, इसीलिए वो लोग तेजी के साथ वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्मू पर आ गया, जो कि बेशक अपने सोल सी के अंदर मौजूद स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने में तो नाकामयाब रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो तेजी के साथ वहाँ से भागता भागता उसी सेफ लोकेशन की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो आज की रात गुजार सके, क्योंकि जल्दी डार्कनेस होने वाली है। दूसरी तरफ वो 5 डिसाइपल्स भी अब किन्मू को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच गए थे, जिन्होंने किन्मू को देख लिया और इन लोगों को भी पता था कि डार्कनेस में ये जगह खतरनाक हो जाती है, इसलिए ये लोग वेट कर रहे थे कि किन्मू आखिर किस जगह पर जाकर छुपेगा ताकि हम लोग भी वहाँ पर रात को सर्वाइव कर सके। दूसरी तरफ किन्मू जो कि पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था कि नीचे मौजूद तरह तरह के बीच सीधा सीधा यहाँ से एक रैली की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो कि उस डार्कनेस की तरफ ही था और अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी, इसलिए किन्मू समझ गया कि जरूर यही वो रैलिक होगा जहाँ पर हम लोग आज की रात गुजार पाए। इसीलिए किन्मू भी तेजी के साथ छलांग मारते हुए फौरन से उन्हीं बीच के साथ मिलते हुए उसी रैली की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अंदर से गोल्डन एनर्जी चमक रही थी, जिस एनर्जी को किन्मू पहचानता है क्योंकि उसके विलेज के स्टोन स्टैचूज के अंदर से भी बिल्कुल सेम एनर्जी रिलीज होती है। किन्मू जब यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक उसकी नजर वहाँ डार्कनेस पर पड़ गई, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि वो खुद की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ाते उन्हीं बीच पर कदम रखकर जंप करते हुए तेजी से उसी रैली के अंदर इंटर हो गया। जबकि दूसरी तरफ पीछे मौजूद ये 5 डिसाइपल्स काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द रैली तक पहुंच पाए, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उन 5 में से 2 डिसाइपल तो डार्कनेस के अंदर फंस गए, जिनमें से सामने वाले को जब कैप्टन हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो इन लोगों को सिर्फ उस वॉरियर का कंकाल ही देखने को मिला, जिसे देखकर तो वो लड़की जिसका नाम चिंग था वो काफी ज्यादा घबरा गई और डर के मारे वो जोरदार चीख लगा देती है। ये सब कुछ असल में इस डार्कनेस की वजह से हुआ, जो कि कर्स्ड है। इसके अंदर जो भी जानदार आएगा वो पूरी तरीके से कंकाल में बदल कर मारा जाएगा। दूसरी तरफ कैप्टन यहाँ चिंग को शांत कराते हुए कहता है कि हमारे दोनों भाई जाबाज की मौत मरे, और वैसे भी ये सारी की सारी गलती उस डेविल बॉय की है जो कि जानबूझकर हमें डार्कनेस में यहाँ घसीट कर ले आया। वो इस डार्कनेस के कर्ज को अच्छे से जानता था और वो जानबूझकर हम लोगों की जान लेना चाहता था। जो सुनकर तो अब किन्मू भी गुस्सा होते हुए लोगों के सामने आकर कहता है कि आखिर तुम लोग इस तरह से हर बार मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वो मैं नहीं जो कि तुम लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि असल में तुम लोग ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और अब जब तुम लोगों ने अपने 2 भाइयों को गवा दिया तो उसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दोगे। यहाँ किन्मू की ये बातें सुनकर तो कैप्टन का साथी गुस्सा होते हुए कहता है कि कैप्टन अभी हम क्यों ना इस बंदे को जान से मारकर अपने भाइयों का बदला ले ले। ये कहते हुए वो वॉरियर अपनी तलवार निकालने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे कैप्टन रोकते हुए समझाता है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर मुझे सारे के सारे 20 गुस्सा होकर इन्हीं लोगों को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर असल में लड़ना मना है। वैसे तो बाहर ये 20 भी एक दूसरे का शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी की जान नहीं लेगा, यही रूल है, इसलिए इन लोगों को मजबूरन रूल मानना पड़ा, जिस वजह से वहाँ पर मुझे सारे के सारे 20 भी शांत होकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर किन्मू काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे ग्रैनी सी ने ये बात तो बताई थी कि 20 कैसे अमन में भी रह सकते हैं, और आज के दिन उसने ये चीज अपनी आंखों से भी देख ली। साथ ही साथ उसे आज के दिन इस बात का भी अंदाजा हो गया कि इंसानों से ज्यादा अमन के साथ तो 20 आपस में रह सकते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डिसेबल विलेज पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा क्यूजी ने तो पूरा की पूरा विलेज चांद मारा, लेकिन इन लोगों को तो किन्मू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ग्रैनी सी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो तो इवन यहाँ तक फैसला कर चुकी थी कि वो इस डार्कनेस में भी किन्मू को ढूंढने के लिए जरूर जाएगी, लेकिन विलेज चीफ उसे मना करते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, ऑलरेडी डार्कनेस हो चुकी है और वैसे भी हमने किन्मू को सब कुछ सिखा दिया हुआ है। अगर उसने हमारी बातें सीखी हुई मुझे पूरे यकीन है कि वो आज की रात को किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लेगा। जो सुनकर ग्रैनी सी भी अपने मन में कह रही थी कि किन्मू तुम
हमें स्मार्ट बनना होगा और प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए मरना मत। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ग्रैनी सी किन्मू से कितना ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्यू पर आ गया था, जो कि उसी रेलिक में मौजूद अपने लिए कोई छोटा मोटा डिफेंसिव टूल बना रहा था ताकि वो इसका इस्तेमाल करते खुद को बचा सके। जिस दौरान उसने अपने लिए गुलाल बना ली थी, लेकिन जैसे उसकी नजर बाकी के 3 डिसाइवर्स पर पड़ी तो वो लोग भी किसी चीज की तलाश कर रहे थे, इसलिए किन्मू ने उन पर नजर रखी और चुपकर वो उनकी बातें सुन रहा था। वो तीनों डिसाइपल्स वहाँ के पिलर्स पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़कर समझ आते हैं कि कभी के टाइम यहाँ पर गॉड्स रहा करते थे, लेकिन अब तो ये जगह पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है। आखिर गॉड्स कहाँ पर चले गए होंगे? जिस पर कैप्टन कहता है कि वैसे इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि गॉड्स यहाँ पर रहा करते थे तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें कोई कीमती पावरफुल ट्रेजर भी मिल जाए, इसलिए चारों तरफ तलाश करना शुरू कर दो। जो सुनकर ये तीनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इनमो तो ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर इन लोगों को कोई और पावरफुल ट्रेजर मिल गया फिर तो मेरी जान और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। यहाँ किन्मो ये सब सोचते हुए अभी परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक हम लोगों को चिंग की एक दोबारा से चीख सुनाई देती है, जो सुनकर तो कैप्टन और उसका दूसरा पार्टनर भी तेजी के साथ भागते हुए फौरन से वहाँ पर आ गए और वो सवाल करते हुए कहते हैं कि चिंग क्या हुआ? अभी अचानक इन लोगों को अपने सामने बहुत सारे स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल एक सेम पैटर्न में बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे थे। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारे के सारे लोग मरे कैसे होंगे, क्योंकि ये सारे स्केलेटन्स तो बन गए, इनकी मौत की वजह क्या होगी और ये लोग आखिर एक जगह पर एक साथ ऐसे क्यों बैठे हुए होंगे। लगता है जिस भी चीज ने इन्हें मारा होगा उसने बिल्कुल भी इन्हें पलक झपकने का टाइम तक नहीं दिया होगा। इनमो भी इन लोगों पर दूर से नजर रख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन तीनों डिसाइपल्स ने देखा कि वहाँ पर मौजूद जितने भी स्केलेटन्स हैं उनके हाथों में कई सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद थे। जो ट्रेजर्स देखकर चिंग अपने कैप्टन से कहती है कि बिग ब्रदर ये देखो यहाँ पर इतने ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद है और इन सब में से ये गोल्डन कलर का पल काफी ज्यादा कीमती लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे सेट में भी इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद होंगे। इसकी कीमत तो मिलियंस में हो सकती है। हम लोग अगर ये ट्रेजर्स लेकर वापस चले गए तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इवन कि अपना सेट तक शुरू कर सकते हैं। यहाँ इन तीनों के दिल में लालच आ चुकी थी, जबकि कैप्टन भी कहता है कि लगता है कि आज गॉड्स हम पर कोई जरा ही मेहरबान है, पर साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि जाओ और वो डिवाइन पल लेकर मेरे पास आ जाओ। क्यों ना चाहते हुए भी उस लड़के को यहाँ कैप्टन की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ हम देखते कि किन्मू को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि देखो तो सही ये किस तरह के शरीफ इंसान है। पहले तो ये लोग गॉड्स की इतनी ज्यादा इज्जत करते और दिखावा कर रहे कि हम उनसे इतना ज्यादा डरते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग गॉड्स के ही रेलिक में चोरी करने से बाज भी नहीं आ रहे। इन्होंने तो पूरा फैसला कर लिया था कि अगर इन लोगों ने यहाँ से चोरी करने की कोशिश की तो मैं इन पर हमला कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर डरते डरते जैसे उन स्केलेटन्स के पास गया ताकि वो उनके हाथ से डिवाइन पल ले सके, तभी अचानक वो स्केलेटन हल्का सा हिला और वो इस बारे में अपने बाकी के साथियों को भी डरकर पीछे हटते हुए बताता है। लेकिन यहाँ कैप्टन उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। वो बताता है कि ये स्केलेटन्स है, भला ये मूव कैसे कर सकते? तुम डरो नहीं, हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ है। और ये कहते हुए वो दोबारा से उससे डिवाइन पल लाने को बोलता है, लेकिन इस बार वो जैसे ही उस डिवाइन पल को छूने की कोशिश करता है अचानक वहाँ पर कुछ टेंटिकल जमीन से निकले और तेजी के साथ वो उस वॉरियर को जकड़ लेते हैं, जो कि उसकी बॉडी को दबाते दबाते उसे पूरी तरीके से पिचक देते हैं। ये देखकर तो उसके बाकी के दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स काफी ज्यादा घबरा चुके, इवन कि किन्मू भी ये मंजर देखकर काफी ज्यादा खौफजदा हो चुका था। दूसरी तरफ चिंग यहाँ पर अपने बिग ब्रदर से कहती है कि कैप्टन अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं, हमने अपने 3 भाइयों को गवा दिया, आखिर हम इसके बारे में अपने लीडर को क्या जवाब देंगे? जिस पर कैप्टन जवाब देते हुए कहता है कि हम यही बताएंगे कि हमने उस डेविल किड को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उस डेविल किड ने हमारे 3 साथियों को जाल से मार डाला। वो हद से ज्यादा ताकतवर निकला। जो सुनकर किन्मू दूसरी तरफ अपने मन में सोचता है कि ये कितने बड़े कमीने हैं। पहले तो इन लोगों ने ट्रेजर्स के लिए अपने भाइयों की जान गंवा दी और साथ ही साथ ये लोग खुद को बचाने के लिए सारा के सारा इल्जाम भी मुझ पर डाल रहे हैं। मेरा दिल तो करता है कि मैं इन दोनों को भी जान से मार डालूं, लेकिन अफसोस की बात की वो इनका कैप्टन थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अकेले हरा पाऊंगा, लेकिन अगर किसी तरह से मैंने अपना स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक कर लिया तो शायद मैं उसके लेवल के बराबर आ जाऊं और उसे हराने का कोई तरीका भी मुझे मिल जाए। यहाँ जब किन्मू ये सब सोच रहा था तभी अचानक उस रेलिक में दोबारा से हलचल होना शुरू हो गई और ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि उस डार्केस्ट से मौजूद डीमंस की वजह से हो रहा था, क्योंकि इस गॉड्स की रेलिक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ पर इन डीमंस का कर्स गॉड आ जाता है, जो कि साइज में तो काफी जरा बड़ा था, इसलिए वो आसानी के साथ रेलिक के दरवाजे पर पार करके अंदर आ जाता है। जिंग तो उसे देखकर पूरी तरीके से घबरा गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये है क्या? अभी अचानक कैप्टन उसे हाथ से पकड़ते वहाँ से भगा कर लेकर जाते हुए कहता है कि ये ट्रू डीमन गॉड ज़ेंग है, जो कि अंडर वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। ये सब बोलते हुए वो चिंग को लेकर वहाँ से बचाते हुए जा रहा था, पर तभी अचानक उसके सामने किन्मू आ गया, जिसे वो हाथ से पकड़ते हुए कहता है कि डेविल किड आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम तो मरना डिजर्व करते हो। और ये कहती वो उसे हाथ से पकड़ते फन
कानून उस डीमन के सामने पटक चुका। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक कर्स को जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वो साथ ही साथ एक डिमोनिक मंत्र को भी परफॉर्म कर रहा था, जिस मंत्र के शब्द इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो किन्मू को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देते हैं। किन्मू की सोल को उसकी वजह से काफी झटका पड़ा। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए एक जगह पर जाकर छुप गया और वो साथ ही साथ अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी सोल तक शैटर हो जाएगी। यहाँ पर किन्मू जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम उन स्केलेटन्स को देखते हैं जिनके हाथों से कुछ देर पहले सोर्स सेक्ट्स के डिसाइपल ने वो ट्रेजर्स चुराने की कोशिश करी थी। अभी स्केलेटन्स के अंदर से बहुत ही जरा तेज एनर्जी अनलीश हो रही है, जहाँ देखते देखते वो सारे के सारे स्केलेटन्स दोबारा से जिंदा हो गए और साथ ही साथ इनकी बॉडी से काफी ज्यादा हेमली ऑरा भी अनलीश हो रहा था। बीच में मौजूद वो लड़की जिसके हाथ में बांसुरी है वो किसी गॉडेस की तरह लग रही थी, जो कि यहाँ इस रैली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ मंदिर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चिंग उस गॉडेस को देखकर हैरान होते हुए अपने कैप्टन से सवाल करके पूछती है कि हमारे लीडर ने तो कहा था कि सारे के सारे गॉड्स डाजो कॉन्टिनेंट से जा चुके, लेकिन अब हम ये अपने आंखों के सामने क्या देख रहे हैं? गॉडेस जो कि इन डीमंस के खिलाफ इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर कैप्टन जवाब देते हुए कहता है कि ये गॉड्स नहीं है बल्कि ये उनकी रिमेनेंट है जो कि अभी भी डीमंस के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। तुम ज्यादा बातें मत करो। हम देखते हैं कि वो गॉडेस हेमनली डिवाइन मंत्र का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो दूसरी तरफ उन डीमंस को यहाँ से दूर रख सके, क्योंकि दूसरी तरफ से वो डीमन गॉड्स की स्पिरिट भी बिल्कुल डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल कर रही थी और इसी तरह एक तरफ से डिमोनिक मंत्र और एक तरफ से हेमनली गॉड्स के मंत्र एक दूसरे से टकरा रहे थे। यह हेमनली डिवाइन गॉड्स के मंत्र सुनकर किन्मू अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मंत्र तो बिल्कुल वैसे ही सेम मंत्र है जो कि मेरे स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। लगता है कि मैं कोई डीमन हूँ जिसे गॉड्स ने सील करके रखा हो। मुझे लगता है कि यही सही मौका है अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने का। इसीलिए वो इन दोनों मंत्र्स के बीच में जाकर बैठ जाता है, जहाँ एक साइड पर तो उससे डिमोनिक मंत्र जाकर हिट कर रहे थे और दूसरी तरफ से उसे हेमनली गॉड्स के मंत्र हिट कर रहे थे। किन्मू बीच में बैठा कल्टिवेशन तो कर रहा था, पर साथ ही साथ उसे ये सवाल भी सताया जा रहा है कि क्या वो कोई डीमन है, जिस पर वो खुद को समझाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताया कि मैं कोई डीमन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और मुझे उन पर पूरा यकीन है। जो कहते हैं किन्मू यहाँ पर गॉड्स के मंत्र को परफॉर्म करते हुए अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके उस वॉल को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वो इस वॉल को ब्रेक नहीं कर पाता, उल्टा वो हिट होते हुए थोड़ा सा इंजर हो जाता है। बाहर की तरफ से चिंग और कैप्टन भी ये सारा नजारा होता हुआ देख रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये बात पॉसिबल कैसे? एक मामूली सा लड़का डीमंस और गॉड्स दोनों के मंत्र को हैंडल कर रहा है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही। यहाँ चूंकि जब किन्मू गॉड्स के मंत्र का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए हम देखते हैं कि अगली बार उसने डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल करते उस एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करी, जिसमें इस बार एक क्रैक पड़ जाता है। ये देखकर किन्मू खुश होते हुए उस एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहा था कि क्या ये मेरे स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल की एनर्जी है? पर तभी अचानक वो देखता है कि हेमनली डिवाइन गॉड मंत्र दोबारा से उस क्रैक वॉल को ठीक कर रहे थे, जो देखकर तो किन्मू काफी जरा हैरान हो गया, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो दोबारा से अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, मे भी आप लोग भी यही सोच रहे हो कि आखिर ये डीमंस के मंत्र किन्मू के काम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उल्टा हेमनली डिवाइन गॉड्स के मंत्र यहाँ किन्मू के खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि किन्मू भी अंडरवर्ल्ड में पैदा हुआ है, जो जगह हेल से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, जबकि गॉड्स वहाँ के लोगों की फुल पोटेंशियल को यूज नहीं होता हुआ देखना चाहते, इसलिए गॉड्स ने ही इन लोगों की बॉडी पर सील लगाए हुए थे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस से रेलिक पर आ जाता है, जहाँ पर पूरी रात गुजर चुकी थी और आखिरकार सुबह हो गई। सुबह का उजाला होते ही हम देखते हैं कि वो डिमोनिक कर्स वहाँ से मजबूरन गायब होकर चला गया, जबकि दूसरी तरफ वो गॉडेस जो कि पूरी रात इस रेलिक को प्रोटेक्ट करती रही, वो भी दोबारा से स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इनमें तो सबसे पहले उस गॉडेस का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आज की रात वो उसी गॉडेस की वजह से सर्वाइव कर पाया, जबकि दूसरी तरफ सुबह होने की वजह से यह सारे के सारे बीस्ट भी रेलिक से बाहर की तरफ जाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन और चिंग अपने हथियार निकालते हुए फौरन से किन्मू पर उसे तानते हुए कहते हैं कि अब बताओ, अब तो सुबह हो गई, आखिर इस वक्त तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। जो सुनकर किन्मू उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि रैली के अंदर फाइट करना मना है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो ये सारे के सारे बीस्ट तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर चिंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि आंखें खोल कर देखो, अब सुबह हो चुकी है, सारे के सारे बीस्ट यहाँ से जा रहे हैं, वे अब हमसे कोई भी इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं करेगा। किन्मू भी असल में इस बात को अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता है कि मैं अकेले इन दोनों से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो फौरन से स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करते वहाँ चारों तरफ धुआं कर देता है ताकि वो इन बीस्ट के साथ यहाँ से बाहर भाग सके। और किस्मत से उसके ये प्लान काम भी कर गया, लेकिन पीछे की तरफ कैप्टन और चिंग यहाँ किन्मू को यूँ भागता हुआ नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज के दिन वो लोग यहाँ पर किन्मू का सारा अपने मास्टर के पास ना लेकर गए तो उनके मास्टर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। उन्हें किसी भी हाल में यहाँ इस डेमल बॉय को तो मारना ही होगा। इसलिए हम देखते हैं कि कैप्टन मिस चिंग से कहता है
कि जाओ तुम उससे बस कुछ भी करके बीच से जरा दूर हटा दो, जब वो बीच से दूर होगा तब मैं उस पर हमला करती उसकी जान ले लूंगा। जो सुनकर चिंग बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी, जो कि फासले मूव करते हुए फौरन से यहाँ किन्मू के पास आकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चिंग अपने पैरों का इस्तेमाल कर रही थी और उसके लेग स्किल्स काफी जरा कमाल के थे, जिनके किक से वो यहाँ किन्मू को परेशान कर देती है। दूसरी तरफ किन्मू भी उसकी ये ताकत देखकर अपने मन में सोच रहा था कि कहीं इसने अपना एम्ब्रियो स्पिरिट वॉल ब्रेक तो नहीं कर लिया। यहाँ जब किन्मू ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि सिस्टर चिंग उसे एक जोरदार किक करके पीछे हटा देती है। इस किक को खाकर किन्मू अपने मन में सोचने लगा कि आखिर मुझे डर किस बात का है, मेरे पास तो गॉड स्टीलिंग लेग्स है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा क्यूजी कभी भी किकिंग टेक्निक से डरे होंगे। यहाँ ये सोचने के बाद आखिरकार किन्मू ने एक बार फिर से सिस्टर चिंग का मुकाबला करने का फैसला कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ जंप करते हुए सिस्टर चिंग के सामने आ गया और ये दोनों ही अपने किकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को किक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के पैर एक दूसरे से सीधा जाकर टकरा गए। लेकिन चूंकि किन्मू की बॉडी उसके ग्रैंडफादर्स की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ सिस्टर चिंग की तो पैर की हड्डी ही टूट गई, जो देखकर तो सिस्टर चिंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि किन्मू की किकिंग टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किन्मू ने उस अटैक को भी आसानी के साथ डॉज कर लिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मिसिंग के मुंह पर एक जोरदार लात मारते हुए उससे बीच के हजूम में गिरा देता है, जो देखकर कैप्टन को लग रहा था कि अब तो मिस चिंग मर चुकी होगी और ये उसी की बेवकूफी की वजह से हुआ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जो कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग समझता था। लेकिन वो ये बात भी एडमिट करता था कि इस डेविल बॉय की किकिंग स्किल्स वाकई में कमाल के है, इसलिए मुझे जरा सावधान रहना होगा। और ये कहते कैप्टन ने तीसी के साथ यहाँ अपने सोर्स को लेकर किन्मू पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ वो लगातार अपने फ्लाइंग सोर्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू भी खुद को उन फ्लाइंग सोर्स से बचाने के लिए लगातार उन बीच पर यहाँ वहाँ जंप्स करता जा रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि किन्मू के पास कई सारे फ्लाइंग सोर्स वेपन्स है, अगर मुझे इसका मुकाबला करना है तो मुझे भी किसी न किसी वेपन की जरूरत पड़ेगी, खाली हाथ तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये सोचते किन्मू को यहाँ पर अपने ग्रैंडपा जिया की बात याद आ गई, जिन्होंने किन्मू को बताया था कि अगर तुम अपनी एनर्जी को किसी भी चीज के अंदर इन्फ्यूज कर दो तो तुम उस चीज को अपने लिए वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। जो सोचते किन्मू ने वहाँ पर फौरन एक स्टिक उठा ली, जिसके अंदर किन्मू जबरदस्ती अपनी एनर्जी इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो कैप्टन को उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि सोर्स का मुकाबला भला एक स्टिक कैसे ही करेगी। और हुआ भी ऐसे ही, वो अपने सोर्ड अटैक से किन्मू की स्टिक को तोड़ते हुए उसे एक जोरदार किक करके पीछे हटा देता है। लेकिन दूसरी बार जब उसने अपने सोर्ड अटैक से किन्मू पर हमला करने की कोशिश करी तो अचानक ही हम देखते हैं कि उसकी ये स्टिक पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जो कि कैप्टन के सोर्ड अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर चुकी थी। ये देखकर कैप्टन को तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, या आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि अब ये स्टिक छोटी हो चुकी, मैं अब इस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडपा बुचर की किलिंग नाइफ टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो कहते हैं किन्मू ने तीसी के साथ जंप करते हुए यहाँ उसे स्टिक का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन पर कई सारे स्लैश अटैक्स लगाना शुरू कर दिए थे। इवन की कैप्टन को भी किन्मू की वजह से परेशानी होने लगी। इसी डर से कि कहीं वो हार ना जाए, हम देखते हैं कि कैप्टन ने फौरन वहाँ पर अपने मल्टीपल सोर्स समन कर लिए, जिन सारे के सारे फ्लाइंग सोर्स को वो अकेले ही कंट्रोल करते हुए किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू अकेले ही इतने ज्यादा मल्टीपल सोर्स अटैक को एक स्टिक से ब्लॉक करता जा रहा था, जहाँ पर उसके स्लैश करने की रफ्तार धीरे धीरे तेज से तेज होती जा रही थी। ये देखकर तो वो कैप्टन भी सरप्राइज हो गया, इवन कि वो किन्मू के मूव्स पर नजर भी नहीं रख पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू की यह स्ट्राइक करने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वो उन मल्टीपल सोर्स को तो ब्लॉक करता ही करता है, जिनके साथ ही साथ वो तेजी से कैप्टन के पास आकर उसे भी हिट करते हुए उस बीच से नीचे की तरफ पटक देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किन्मू ने अचानक से जंप करते हुए यहाँ कैप्टन की रीढ़ की हड्डी पर हमला करते उसे तोड़ दिया। दूसरी तरफ कैप्टन को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली बात होगी कि एक कमजोर बच्चे ने सिर्फ एक मामूली स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा दिया, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू भी रुकने वाला नहीं था, वो कभी उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता तो कभी उसके पैर की। और इसी तरह एक लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं कि किन्मू ने यहाँ पर कैप्टन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। उसके मुंह से, उसके आंख से हर जगह से खून निकलता आ रहा था। लेकिन कैप्टन अभी भी रुक नहीं रहा, बल्कि वो अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था किन्मू को जान से मारने के लिए। इवन कि उसके सोर्ड भी गिर चुकी है। जो सब देखते हुए किन्मू को ग्रैनी सी की बात याद आई, जहाँ ग्रैनी सी ने किन्मू से कहा था कि तुम्हें अपने दुश्मन की जान लेनी होगी, अगर उसकी बॉडी में जरा सी भी सांस या फिर हरकत रही तो वो तुम्हें मारने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। यही बात याद करते हुए किन्मू ने कैप्टन के अटैक को तेजी के साथ डॉज कर लिया और वो मूव करते हुए अपनी सोर्ड को फौरन से कैप्टन के पास आकर उसके गले में गुंसा देता है, जो कि उसके गले की आर पार हो चुकी थी। इसलिए वो मरते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे नहीं हार सकता। लेकिन भला कहने से क्या ही होता है,
हम देखते हैं कि किन्मो ने कैप्टन को मारकर नीचे गिरा दिया था और तभी हमें सिस्टर चिंग देखने को मिलती है जो कि अभी भी जिंदा थी और उसने अपने कैप्टन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लिया। दूसरी तरफ किन्मो जो कि इस लगातार लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, वो एक बीच से छलांग मारते हुए कैसे तैसे नीचे उतर जाता है और वो खुद से कह रहा था कि मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर सिस्टर चिंग भी आ गिरी जिसकी बॉडी में अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी बची हुई थी, इसलिए वो धीरे धीरे से किन्मो की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ किन्मो अपने मन में सोच रहा था कि मेरे पास जरा सी भी एनर्जी नहीं है और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ? इस तरह तो ये लड़की मुझे जान से मार देगी, दोबारा से एनर्जी रिकवर करने के लिए मुझे समय चाहिए। यहाँ ये सब सोचते हुए किन्मो भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ सिस्टर चिंग यहाँ किन्मो के सामने आती उस पर अपने सोर्स से हमला करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने चारों मेंबर्स का बदला ले सके। लेकिन जैसे ही वो तलवार किन्मो की गर्दन तक पहुंची, अचानक से वो रुक गई। किन्मो और सिस्टर चिंग दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या, पर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि ये सब कुछ ग्रैनी सी ने किया था क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच चुकी है जिसने अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो काफी जरा इवल अंदाज में कह रही थी कि लड़की तुम काफी जरा क्यूट हो, मैं तो पहली नजर में ही तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मो भी यहाँ पर ग्रैनी सी को देखकर काफी जरा खुश हो गया क्योंकि उसके बाकी के ग्रैंड पास भी यहाँ पर आए हुए थे। ग्रैनी सी यहाँ पर उस लड़की से कहती है कि किन्मो को बड़ा करने में हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करी है, हमें तो परेशानी हो रही थी क्योंकि किन्मो ने पहली दफा यहाँ घर से दूर रात गुजारी, वो भी एक स्ट्रेंजर के साथ। दूसरी तरफ सिस्टर चिंग तो यहाँ पर अपने सामने इन सारे बूढ़ों को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो डरते हुए कहती है कि मास्टर्स, आखिर मेरे मास्टर्स कहाँ पर है? जो सुनकर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि कहीं तुम उन 5 बुढ़ाओं की बात तो नहीं कर रही, मैंने ऑलरेडी उन सबको मारकर उनके स्किन से कपड़े भी बना लिए। जो सुनकर तो सिस्टर चिंग को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा, वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ग्रैनी सी की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करती है। और इससे पहले कि वो ग्रैनी सी के पास भी पहुंच पाती, तभी अचानक ग्रैंडपा बूचर ने तीसी के साथ जंप करते हुए अपने नाइफ के हमले से उसे जलाकर राख कर दिया। यहाँ अब चूंकि सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी तो किन्मो फौरन से खड़ा होकर ग्रैंडपा बूचर के पास जाते हुए कहता है कि आखिर आप सब लोग यहाँ पर कब पहुँचे? जिस पर ग्रैंडपा बूचर जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम बीच की कमर पर उन लोगों से फाइट कर रहे थे तभी हम यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन हम लोग पीछे रहकर इस फाइट के मजे ले रहे थे और मुझे मालूम हुआ कि तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरा 5476 कर्स लगाने पड़े उसे एक आदमी को मारने के लिए। जो सुनकर तो बेचारा किन्मो उनसे कहता है कि आखिर आप लोग कैसे ग्रैंड पास हो? आप लोग देख भी रहे थे कि आपका पोता यूं मौत की कगार में पहुंचने वाला है, लेकिन आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मजे ले रहे थे, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ जब किन्मो ये सब कह रहा था तो उसका अंधा ग्रैंडपा आगे की तरफ आते हुए कहता है कि इन 2 लोगों ने ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही डाला था, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास ओवरलोड बॉडी है, तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो, तुम्हें सच में और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा जिया जिस तरफ देखकर किन्मो को डालने की कोशिश कर रहे थे, किन्मो तो वहाँ पर था ही नहीं बल्कि वो साइड पर यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा जिया मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनकर तो सब लोग हंस रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बारी बारी सारे के सारे ग्रैंडपा किन्मो को बताते हैं कि तुम्हें इससे क्या क्या सीखना चाहिए। आज के फाइट से यकीनन तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। जो सब सुनकर किन्मो उदास होते हुए कहता है कि हाँ मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे और जरा सा ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन ग्रैनी सी यहाँ किन्मो पर जरा दबाव नहीं डालती बल्कि वो किन्मो से कहती है कि वैसे तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी कल्टिवेशन उन लोगों से लो है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम घबराए नहीं बल्कि डट कर उनका मुकाबला किया और उन्हें जान से भी मार डाला। इवन कि तुम अभी तक जिंदा हो और उनमें से कोई नहीं, तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। वैसे भी एक न एक दिन तुम अपनी ओवरलोड बॉडी तो एक्टिवेट कर ही लोगे, उसके बाद यकीनन तुम गॉड्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड बनोगे। जो सुनकर किन्मो एक बार फिर से एक्साइटेड हो तुम्हें कहता है कि हाँ मैं जरूर अपनी ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। और ये कहते हैं किन्मो फौरन से ग्रैंडपा मस्क के पास आकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपके पास स्पिरिट बेस्ड ब्लड है, जिससे किन्मो लेकर फौरन से पी जाता है। और ये कहने के बाद वो विलेज चीफ को बताता है कि विलेज चीफ क्या मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने गाइडिंग स्किल को एक न्यू तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन और अपनी एनर्जी रिकवरी और ज्यादा फास्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैनी सी सवाल करते हुए पूछती है कि वो कैसे? इस पर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि भागकर प्रैक्टिस करते हो। और ये कहते किन्मो ने तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि साथ ही साथ वो अपने गाइडिंग स्किल को भी प्रैक्टिस कर रहा था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सारी की सारी एनर्जी दोबारा से रिकवर हो रही थी। जो देखकर ये सारे के सारे ग्रैंड पास तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग भी किन्मो को फॉलो करने लगे और वो आपस में सोच रहे थे कि अभी कुछ देर पहले किन्मो की हालत ऐसी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्पिरिट ब्लड बीज पीने के बाद वो अपनी एनर्जी इतनी तेजी के साथ रिकवर कर लेगा, ये हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये बात भी देखने की काबिल है कि किन्मो ने तो अभी तक अपना स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल भी ब्रेक नहीं करा, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? यकीनन सच में उसके पास ओवरलोड बॉडी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मो जो कि भागते भागते अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था, साथ ही साथ वो उसी डिमोनिक मंत्र को भी पढ़ने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किन्मो के फेस पर डिमोनिक मार्क्स आने लगे और वो एक बार फिर से अपने सोल सी के अंदर पहुंच गया, जहाँ किन्मो याद करता है कि जब मैं लास्ट दफा गॉड्स और डीमन
दौरान दोनों के मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने देखा कि डीमंस के मंत्र मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए किन्मो ने डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल करती हुए अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करी, जिसमें वो नाकामयाब हो जाता है। किन्मो को अंदाजा हो गया था कि शायद वो कोई न कोई डीमन है और उसकी बॉडी में लगा हुआ ये गॉड सील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर वो डीमन भी हुआ तब भी वो अपनी डिमोनिक पावर्स का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए किन्मो अपने मन में सोच रहा था कि उसे कुछ न कुछ करके अपने इस डिमोनिक मंत्र को और भी जरा ताकतवर करना होगा ताकि मैं स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक कर सकूं। यही कहते हुए किन्मो के मन में एक जबरदस्त आइडिया आ गया। वो अपने मन में सोचता है कि क्यों न मैं भागते भागते गाइडिंग स्किल और साथ ही साथ इस डिमोनिक मंत्र तीनों का एक साथ इस्तेमाल करूं, इससे शायद मेरा काम बन जाएगा। जो कहते हैं किन्मो बिल्कुल ऐसे ही करने लगा और इसी वजह से हम दिखते हैं कि किन्मो ने वहाँ पर पानी में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर दिया था, जिसे दूर से विलेज चीफ भी देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वो क्या था। ऐसी एनर्जी तो मैंने गॉड्स और डीमंस की जंग में ही महसूस करी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों